अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। कब होगा विवाह, इस विषय पर हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है। इस वीडियो सीरीज़ का यह 6th पार्ट लेकर आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। जन्म कुंडली देखते समय कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप एक्यूरेटली यह निकाल सकते हैं कि विवाह कब होगा, शादी कब होगी। बहुत से स्टेप्स की बात हमने पिछले वीडियोज़ में की है। यदि आपने वह वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि उन वीडियोज़ में बताए गए स्टेप्स को फॉलो किए बिना इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपके लिए उपयोगी नहीं होंगे। उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर कब होगी शादी नामक प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वह सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूं, जिसे टच करके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। विवाह का समय निकालने में वर्ष कुंडली बहुत ही सशक्त माध्यम है। वर्ष कुंडली के माध्यम से यह एकदम एक्यूरेट पता चल जाता है कि इस वर्ष में विवाह होगा, और वह वर्ष आरंभ होता है जातक के जन्मदिन से। देखिए, वर्ष कुंडली का यह सिद्धांत है कि आपके जन्म समय सूर्य जिस राशि, अंश, कला, विकला पर था, हर वर्ष वह आपके जन्मदिन के आसपास उसी राशि, अंश, कला, विकला पर आता है। तो एग्जैक्टली वह जिस क्षण उसी राशि, अंश, कला, विकला पर आए, उस क्षण पर आपके जन्म स्थान पर जो लग्न कुंडली होगी वह आपकी वर्ष कुंडली कहलाएगी। और यह वर्ष कुंडली एक वर्ष के बारे में बहुत ही माइन्यूट प्रिडिक्शंस, बहुत ही बारीकी से फलादेश कर सकती है कि इस साल में क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में होगी। और सदियों से वर्ष कुंडली के आधार पर ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी करते आ रहे हैं, और मैंने वर्ष कुंडली के आधार पर की गई भविष्यवाणियाँ बहुत ही गज़ब की सही होती देखी है। वर्ष कुंडली के ऊपर भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, वीडियो सीरीज़ बनाएंगे आने वाले समय में। और यदि आप वर्ष कुंडली के बारे में और गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ताजिक नीलकंठी वर्ष कुंडली से संबंधित मुख्य ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को डॉक्टर BV रमन ने बहुत ही सरल ढंग से अपनी एक पुस्तक में समझाया है, जिसका नाम है वर्षफल और द हिंदू प्रोग्रेस्ड हॉरोस्कोप। इसके अलावा भी बहुत से लेखकों ने वर्ष कुंडली पर बहुत सी पुस्तकें लिखी है, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम वर्ष कुंडली की गणित के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो बहुत ही लंबा विषय हो जाएगा। और वैसे भी आजकल कैलकुलेशन का पार्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो एकदम सटीक गणित निकाल देते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बेस पे जो कैलकुलेशन आपके सामने है उसे देखकर आप सही प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। आज हम केवल उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ष कुंडली में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है, जिसे प्रायः सभी विद्वान एक मत से स्वीकार करते हैं, कि वर्ष लग्नेश का जिस भाव के स्वामी से इत्साल योग हो, उस वर्ष में उस भाव से संबंधित फल अवश्य मिलता है। अब इसका मतलब है कि यदि लग्नेश का सप्तमेश से, यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का 7th हाउस के लॉर्ड से इत्साल योग है वर्ष कुंडली में, तो उस वर्ष विवाह होने के योग सर्वाधिक हैं। अब आप कहेंगे इत्साल योग क्या होता है? तो इस योग को समझने के लिए पहले ग्रहों की दृष्टियां समझें। जो ग्रहों की दृष्टियां आप जन्म कुंडली में देखते हैं, वैसी दृष्टियां यहाँ वर्ष कुंडली में नहीं देखी जाती है। वर्ष कुंडली में ग्रहों की दृष्टियां एकदम अलग हैं। जो जन्म कुंडली में आप देखते हैं कि शनि 3रे 10वें 7वें को देखता है, मंगल 4थे 8वें 7वें को देखता है, उस तरह की दृष्टियाँ वर्ष कुंडली में बिल्कुल नहीं है। वर्ष कुंडली में जो दृष्टि है उसे ध्यान से समझ लीजिए। सभी ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी देखते हैं, और उसके अलावा अपने स्थान से 3रे, 4थे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें स्थान को देखते हैं। लेकिन इस दृष्टि में एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है कि दोनों ग्रहों की डिग्रीज में लिमिटेड दूरी का ही अंतर होना चाहिए, तभी वह दृष्टि मान्य होगी। यदि उस दूरी से ज़्यादा दूरी पर ग्रह हैं तो फिर यह इन स्थानों में होकर भी परस्पर एक दूसरे को नहीं देखेंगे। अब वह दूरी कितनी है?
तो देखिए, ग्रहों के दीप्तांश बताए गए हैं। दीप्तांश का अर्थ है कि उस ग्रह का कितने डिग्री आगे और पीछे तक प्रभाव रहेगा, या ये मान लीजिए प्रकाश रहेगा। जैसे ऐसा कहा गया है कि सूर्य के दीप्तांश 15 डिग्री, चंद्रमा के 12 डिग्री, मंगल के 8 डिग्री, बुध के 7 डिग्री, बृहस्पति के 9 डिग्री, शुक्र के 7 डिग्री और शनि के 9 डिग्री दीप्तांश होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे सूर्य जिस राशि में जितने अंश पर बैठा है, उस अंश से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे सूर्य का प्रभाव रहेगा। इस बीच में यदि कोई ग्रह आएगा तो वह सूर्य के प्रभाव में होगा। इसी तरह बुध के दीप्तांश 7 हैं, तो बुध जितने डिग्री पर है उससे 7 डिग्री आगे और 7 डिग्री पीछे बुध का प्रभाव रहेगा। अब जब ग्रहों की दृष्टि देखते हैं तो ये ग्रह परस्पर दीप्तांश में होने चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्क्रीन पर जो जन्म कुंडली आ रही है उसमें आप देखिए सूर्य और शनि दोनों वृश्चिक राशि में हैं, लेकिन यहाँ सूर्य की डिग्री है 1 डिग्री और शनि की डिग्री है 28 डिग्री। तो सूर्य के दीप्तांश जो हैं 1 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक रहेंगे, क्योंकि 15 डिग्री दीप्तांश है तो वह 1 डिग्री का है, तो 1 में 15 जोड़ा तो 16 है, यानी सूर्य का प्रभाव जो है 16 डिग्री तक रहेगा। और शनि 28 डिग्री का है और शनि के दीप्तांश होते हैं 9, तो हम 28 में से 9 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 19। तो 19 डिग्री से शनि के दीप्तांश का प्रभाव आरंभ होगा। अब देखिए, सूर्य के दीप्तांश का प्रभाव जो है 16 डिग्री तक ही है और शनि के दीप्तांश का प्रभाव 19 डिग्री तक है। तो यह जो डिग्रियां हैं आपस में मिल नहीं रही, तो इन दोनों ग्रहों में दृष्टि नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए शनि की डिग्री 24 होती और सूर्य की डिग्री 1 ही होती, तो सूर्य के दीप्तांश के हिसाब से उसका प्रभाव 16 डिग्री तक होता और शनि के दीप्तांश के हिसाब से उसका प्रभाव 15 डिग्री पर आरंभ होता। तो यहाँ दोनों के दीप्तांश मिल रहे हैं, दोनों की परस्पर दृष्टि होगी। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषियों का यह मत है कि दोनों के दीप्तांश को जोड़कर उसका आधा कर देना चाहिए। उतनी दूरी यदि दोनों ग्रहों में है तो उन दोनों की विशेष प्रभावशाली दृष्टि होगी, और वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, उसे ही दृष्टि मानना चाहिए। जैसे इस उदाहरण में सूर्य के दीप्तांश 15 हैं और शनि के दीप्तांश 9 हैं, तो दोनों को जोड़ा तो आया 24 और 24 के आधे किए तो आया 12 है। तो इसका मतलब है सूर्य और शनि के बीच में यदि 12 डिग्री या उससे कम डिग्री की दूरी होगी तो वह उन दोनों में दृष्टि कहलाएगी। यही मत अधिकांश ज्योतिषियों को मान्य है। अब यह बात थोड़ा और दूसरे उदाहरणों से ढंग से समझ लें कि जैसे स्क्रीन पर जो दूसरी कुंडली आ रही है, इसमें आप देखेंगे कि शुक्र जो है वह लग्न में 15 डिग्री का है और मंगल लाभ भाव में, एकादश भाव में 20 डिग्री का है। तो दोनों के बीच में यहाँ दृष्टि है, क्योंकि वर्ष कुंडली में कोई ग्रह एक दूसरे से तीसरे 11 में बैठे हों तो वे एक दूसरे को देखते हैं, और यहाँ इन दोनों की डिग्री में फ़र्क जो है 5 डिग्री का ही है, क्योंकि शुक्र 15 डिग्री का है और मंगल 20 डिग्री का है, तो यह दीप्तांश में भी है। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए। यहाँ जो स्क्रीन पर कुंडली आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि लग्न में शुक्र है और नवम भाव में मंगल है। शुक्र की डिग्री 5 है और मंगल की डिग्री 10 है। ये दोनों ग्रह भी एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि डिग्री वाइज इन दोनों में फासला 5 डिग्री का ही है। यहाँ हम राशि काउंट नहीं करते हैं। अब देखिए, एक दूसरे से 5वें 9वें भी दृष्टि होती है। इन दृष्टियों में भी यह कहा गया है कि कोई ग्रह एक दूसरे से तीसरे या 11 में बैठे हों या 5वें या 9वें बैठे हों तो वह मित्र दृष्टि होती है, वह शुभ दृष्टि होती है। इसके अलावा जो बाकी की दृष्टियां हैं, यानी दोनों ग्रह साथ बैठे हों या एक दूसरे से 7वें हों या एक दूसरे से चौथे 10वें हों, तो वह दृष्टि शत्रु दृष्टि होती है। जब दो ग्रहों में शत्रु दृष्टि होती है तो कार्य में बाधाएं भी आती है, और यदि दोनों पाप ग्रह क्रूर ग्रह हैं तो फिर यह बहुत ही खराब माना गया है। अब देखिए, यह जो दृष्टि आपको समझाई, यह इसलिए समझाई कि आप इत्साल योग को समझ सकें। इत्साल योग में दो ग्रहों में इत्साल योग तब कहा जाता है जब वे दोनों एक दूसरे को देख रहे हों, और उसमें दूसरी कंडीशन यह है कि जो धीरे चलने वाला ग्रह है उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए और जो शीघ्र चलने वाला ग्रह है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए,
ताकि भविष्य में वे दोनों ग्रह समान डिग्री पर आ सकें, तो उन दोनों का प्रभाव पूरी तरह एक दूसरे को मिलेगा। जैसे स्क्रीन पर जो कुंडली आ रही है, इसमें आप देखिए शुक्र जो है वह मंगल से तेज चलता है, तो शुक्र की डिग्री यहाँ कम है और मंगल की डिग्री यहाँ ज़्यादा है, और दोनों ग्रहों में दृष्टि है, तो ये दोनों ग्रह इत्साल योग बना रहे हैं। और यह लग्नेश और सप्तमेश में इत्साल योग है। सा योग यदि वर्ष कुंडली में बनता है तो उस वर्ष विवाह के प्रबल योग होते हैं। यह योग बहुत ही प्रभावशाली है। यदि बाकी चीज़ें भी अनुकूल हुई तो उस वर्ष विवाह निश्चित ही होता है। अब इसमें साथ में यह भी ध्यान रख लेना चाहिए कि जो ग्रह इत्साल योग बना रहे हैं वे ग्रह निर्बल होंगे, पीड़ित होंगे, अन्य क्रूर ग्रहों से दृष्टियुत होंगे, तो योग के फलों में बहुत कमी हो जाएगी। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि लग्नेश और सप्तमेश में इत्साल योग नहीं है, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, लेकिन बीच में कोई एक ऐसा ग्रह होता है जो दोनों ग्रहों को देखता है। ऐसी स्थिति में भी कार्य सिद्ध करने का योग बन जाता है। जैसे मान लीजिए लग्नेश और सप्तमेश में दृष्टि नहीं है, इत्साल योग नहीं है, लेकिन बीच में कोई ऐसा ग्रह है जो लग्नेश को भी देखता है, सप्तमेश को भी देखता है, तो उस ग्रह के प्रभाव से विवाह हो जाता है। इसके लिए ऐसा कहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की सहायता से, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से कार्य सिद्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए स्क्रीन पर जो कुंडली आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य और शनि लग्नेश और सप्तमेश हैं और दोनों में कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन चंद्रमा सूर्य और शनि के बीच की डिग्री में बैठा है, और चंद्रमा सूर्य को भी देखता है और शनि को भी देखता है, तो यहाँ भी विवाह होने का योग बन गया है। इसे नक्त योग कहते हैं। योग बनाने वाले ग्रह बलवान हों, पीड़ित स्थिति में नहीं हो, यह तो सब योगों में ही ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा देखिए हर वर्ष कुंडली में एक ग्रह होता है जिसे वर्षेश कहते हैं। वर्षेश निकालने की एक कैलकुलेशन होती है, लेकिन वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निकाल देता है कि इस वर्ष में यह ग्रह वर्षेश है। उस वर्षेश ग्रह का भी यदि सप्तमेश से या शुक्र से इत्साल योग बने तो भी विवाह उस वर्ष हो जाता है। वर्षेश ग्रह चंद्रमा हो और वह शुक्र या गुरु के साथ हो, या शुक्र या गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर हो, तो उस वर्ष भी विवाह के योग होते हैं। और यदि वर्षेश ग्रह शुक्र हो और वह बलवान हो और शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो, तो उस वर्ष भी विवाह का योग होता है। वर्षेश शुक्र हो, वह बलवान हो और उसे पंचाधिकारियों में स्थान मिला हो। यह पंचाधिकारी कौन होते हैं, यह वर्ष कुंडली में लिखा रहता है। तो उन पंचाधिकारियों में एक ग्रह शुक्र भी हो और वही ग्रह वर्षेश भी हो और वह बलवान हो कुंडली में, और उस शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो या मंगल शुक्र के साथ हो, तो उस वर्ष में भी विवाह का योग होता है। अब देखिए जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में नहीं, जन्म कुंडली में जो लग्न का स्वामी ग्रह है वह वर्ष कुंडली में बलवान स्थिति में हो और वह लग्न में हो या सप्तम में हो, तो उस वर्ष भी विवाह का योग होता है। जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में नहीं, जन्म कुंडली में शुक्र जिस राशि में हो वह राशि वर्ष कुंडली में सप्तम भाव में आ जाए और उस वर्ष का वर्षेश ग्रह शुक्र हो, तो उस वर्ष भी विवाह का योग होता है। जन्म कुंडली में शुक्र सप्तमेश हो, वर्ष कुंडली में नहीं, जन्म कुंडली का सप्तमेश शुक्र ग्रह हो और वह वर्ष कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हो और बलवान हो और वर्ष कुंडली के लग्नेश से इत्साल करता हो, तो उस वर्ष भी विवाह का योग होता है। और वर्ष कुंडली में वर्षेश ग्रह शुक्र हो या मंगल हो और मंगल वर्षेश होकर शुक्र से देखा जाता हो या शुक्र वर्षेश होकर मंगल से देखा जाता हो, तो भी उस वर्ष विवाह का योग होता है। इसके अलावा वर्ष कुंडली में एक और कैलकुलेशन होती है जिसे सहम कहते हैं। वह एक सेंसिटिव पॉइंट होता है जो किसी राशि में कुछ डिग्री पर होता है। जैसे एक सहम का नाम है विवाह सहम। वैसे तो यह अच्छे सॉफ्टवेयर्स में निकाला हुआ रहता है कि विवाह सहम इस राशि में इतने अंश कला विकला पर है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि विवाह सहम शुक्र की राशि अंश कला विकला में से शनि के राशि अंश कला विकला घटाकर और उसमें लग्न के राशि अंश कला विकला जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वह विवाह सहम कहलाता है। किसी भी सहम का विचार करने के लिए जन्म कुंडली में उस सहम की क्या स्थिति है, फिर वर्ष कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, दोनों देखकर ही निर्णय होता है। अब जैसे विवाह सहम जन्म कुंडली में
यदि अच्छे स्थान में है और शुभ ग्रह की दृष्टि युति उस पर है, विवाह सहम का जो स्वामी ग्रह है, जिस राशि में विवाह सहम होता है उस राशि का स्वामी ही उस सहम का स्वामी कहा जाता है। तो उस सहम का स्वामी यदि बलवान स्थिति में है, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट है, तो जब जिस वर्ष में विवाह सहम बलवान हो, विवाह सहम का स्वामी बलवान हो, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो और लग्न और लग्नेश से उनका संबंध बनना जरूरी है, दृष्टि युति किसी भी तरह से, तो उस वर्ष में विवाह के योग बनते हैं। विवाह सहम की अच्छी स्थिति जन्म कुंडली में भी होनी चाहिए और वर्ष कुंडली में भी होनी चाहिए। तो वर्ष कुंडली में उन योगों का फल मिलता है जो जन्म कुंडली में है। तो जन्म कुंडली में वह योग बन जाए, फिर वर्ष कुंडली में भी वह योग बन जाए, तो उस वर्ष उस योग का फल मिल जाता है। जन्म कुंडली में जो ग्रह विवाह सहम का स्वामी है, वर्ष कुंडली में भी वही ग्रह विवाह सहम का स्वामी हो, तो उस वर्ष में भी विवाह योग होता है। विवाह सहम का शुक्र या गुरु से संबंध बनना भी उस वर्ष विवाह का योग बनाता है। यदि विवाह सहम का संबंध पाप ग्रहों से हो या विशेषकर अष्टमेश से हो, तो वह बाधाएं, परेशानियां पैदा करने वाला होता है। इसके अलावा वर्ष कुंडली में मुंथा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसिटिव पॉइंट होता है। जितने भी वर्ष कुंडलियाँ बनाई जाती हैं उनमें यह बताया गया होता है कि मुंथा फला राशि में इतने अंश कला विकला पर है, तो जिस वर्ष की वर्ष कुंडली में मुंथा शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों का उस पर प्रभाव हो, मुंथा जिस स्थान में है उस स्थान का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा हो, तो उस वर्ष में शुभ कार्य होने के योग बहुत अधिक होते हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में बहुत सी दशाएं लगाई जाती हैं, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, चर दशा आदि आदि, उसी तरह वर्ष कुंडली में भी कई दशाएं होती हैं। लेकिन इसमें दो प्रमुख दशाएं हैं, एक है मुद्दा दशा और दूसरी है पात्यायिनी दशा। तो इन दशाओं में दशा अंतरदशा देखकर आप विवाह के समय के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा गोचर के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिनके आधार पर आप एकदम एक्यूरेट विवाह का समय निकाल सकते हैं। इन गोचर के ग्रहों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।